मैं प्रोफेसर संदीप आपसे जरा एक चीज समझ लूं। जो जो बात शेख साहब कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज को कुछ कंसेशन की बात, यहां तो मुझे लगता है कि जो हमको आपको जो ये इस देश का संविधान देता है, कम से कम वही दे दें। कंसेशन तो ना दें, कम से कम बेसिक्स तो दे दें। वोट देने का अधिकार, आज कश्मीर के लोग पिछले कितने साल से उनके यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसमें आने से पहले संदीप भाई, आप बहुत दिनों बाद, आप लंबे प्रवास के बाद लौट रहे हैं विदेश में। जैसे सुन रहे हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है, बहुत सब जगह बताया जा रहा है कि मोदी जी भाई विश्व गुरु हो रहे हैं। मणिपुर में खास करके, मणिपुर की बात आज हम लोग करेंगे, और मणिपुर की बात और महाराष्ट्र की बात इसलिए ज्यादा करेंगे कि जनरली ये अपने विमर्श से निकल जाते हैं। आज मणिपुर की बात हम और आप इसलिए कर रहे हैं कि 3 मई से मणिपुर जल रहा है। हमारे गृह मंत्री वहां जाके प्रवास करते हैं और कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर वहां ठीक नहीं हो रहा है। थोड़ा मणिपुर के बारे में इसलिए बात करना जरूरी है कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, मतलब भाजपा की सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड समस्याएं वहां पे शुरू हुई हैं। थोड़ा एक आप पे इस पे एक बात कर लें और उसके बाद आगे चलेंगे। अनम्यूट कर लीजिएगा संदीप भाई, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी आनंद जी, बहुत खुशी की बात है कि आज शेख साहब भी मौजूद हैं, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ रहे हैं। आदाब शेख साहब, बाकी सब लोगों को नमस्कार। जी जी, कल मैं खजूरिया जी से बात कर रहा था, हमारे कश्मीर के ही रहने वाले हैं, और हम लोगों ने 2019 में कोशिश की थी, शेख साहब भी उसका हिस्सा थे। हम लोग जम्मू से श्रीनगर एक यात्रा निकालना चाह रहे थे, और हम लोगों को रामबन तक जाने दिया गया, फिर वहाँ से लौटा दिया गया और यात्रा नहीं निकालने दी गई। कहा गया कि बस गाड़ियों में जाइए। लेकिन आज तो शायद वो भी हालात नहीं रह गए। तो वो कह रहे थे कि भाई कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मतलब गजब हो गया है कि 2019 में फैसला हुआ और आज 23 हो गया है और वहाँ अभी तक चुनाव नहीं हुए, और एक आदमी बाहर से जाके जम्मू कश्मीर का पूरा राज चला रहा है। ये ऐसा तो पता नहीं इसको आप कैसे कह सकते हैं कि कश्मीर का इसमें हित है किसी भी तरह से। और शेख साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल बात सही है कि कश्मीर हर तरीके से और कमज़ोर हुआ है और पीछे गया है। और यही बात देखिए मणिपुर के बारे में भी कही जा सकती है, क्योंकि मणिपुर को तो हम लोग उस रूप में देखते हैं जहाँ के लोग अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। जैसे कश्मीर के लोग अपनी अपनी सिधाई के बहुत सीधे लोग होते हैं वहाँ, ऐसा माना जाता है। और उसी तरीके से मणिपुर में भी ये सब इलाके जो थोड़ा सुदूर है। मुझे याद है सिक्किम में जब मैं पहली बार गया था तो वहाँ क्राइम नाम की चीज नहीं होती थी। जब वो भारत का हिस्सा बना था, मेरे नाना जी वहाँ रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी थे, वहाँ पोस्टेड थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम की जिम्मेदारी दी गई थी। आज मुझे पता लग रहा है कि सिक्किम में भी क्राइम हो गया है। मणिपुर को लोग इसलिए जानते थे कि वहाँ के लोग बहादुरी से संघर्ष करते थे। वहाँ पे आपको याद होगा असम राइफल्स के सामने एक अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ है, जिसमें 2-3 महिलाओं ने कपड़े उतार के और इंडियन आर्मी रेप अस एक प्रदर्शन किया, क्योंकि आर्मी ने एक मनोरमा नाम की महिला का अपहरण और बलात्कार उसके साथ किया था। तो गजब का संघर्ष वहाँ के लोग करते हैं। इरोम शर्मिला तो 16 साल वो जो है उसने अपने हाथ से कोई खाना पीना नहीं लिया, वो अनशन पे थी, और उसके नाक में एक रबर की नली डाल के उसके शरीर में खाना पहुंचाया जाता था। और कश्मीर के लोगों को तो आप आसानी से कह सकते हैं कि देशद्रोही हैं, क्योंकि वो मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य है। लेकिन यहाँ आप क्या कहेंगे कि यहाँ की बड़ी आबादी, वो सब जो औरतें प्रदर्शन कर रही थी वो ज़्यादातर मैतेई औरतें थी। एरोम शर्मिला
बगल में मीराबाई की मूर्ति रख के अनशन करती थी और कृष्ण की भक्त थी। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो भाई हिंदू लोग ही हैं, लेकिन मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि जहाँ लोग मिलजुल के रह रहे हो, जहाँ पूरी शांति रही हो, वहाँ पे भी कैसे झगड़ा करा दिया जाए, ये अगर किसी को सीखना हो तो ये भारतीय जनता पार्टी से सीखा जा सकता है। मतलब नेपाल सीमा पे भी गोली चल गई भारतीय जनता पार्टी के राज में, जिसमें हमारा एक आदमी मारा गया, जो सबसे शांतिपूर्ण अपनी सीमा है भारत की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय। तो मणिपुर, जहाँ के लोग भारत सरकार की जाति के खिलाफ संघर्ष करते थे, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये जो कश्मीर में भी लगा हुआ है, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से में लगा हुआ है, इसको हटाने के लिए संघर्ष करते थे, इसलिए जाना जाता था। वहां पे हिंदू और क्रिश्चियन के बीच, मतलब ये तो हम लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि वहां के लोगों को उनके धर्म के हिसाब से देखा जाए। मैतेई लोग ज्यादातर हिंदू हैं जो बहुसंख्यक हैं, वहाँ घाटी में रहते हैं, और पहाड़ों पे जो रहने वाले हैं आदिवासी हैं, कुकी और नागा, इनको हम आदिवासी के रूप में देखते थे। नागालैंड के लोगों की आप बात करें तो वो आदिवासी के रूप में उनकी पहचान प्रमुख है। वो ईसाई बन गए हैं, ये बात तो दोयम दर्जे की है। तो कुकी और नागा भी ज्यादातर ईसाई हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने ये नायाब तरीका निकाला है कि जिस तरह से पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा गया है, और शेख साहब की बात बिल्कुल सही है, उस हिसाब से देश को कमजोर किया है। तो मणिपुर को वो हिंदू और ईसाई में बांटना चाहते हैं, मतलब जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। उनके जो संघर्ष होते थे वो ठीक है, वो कभी कभी छिटपुट घटनाएं होती थी अपने अधिकारों को लेके, लेकिन कभी भी धर्म के आधार पे कोई ध्रुवीकरण नहीं होता था। जिस तरह से वहाँ चर्चों पे हमले किए गए हैं, और जिस तरह से सरकार, भारतीय जनता पार्टी तो बताती है कि जब से उसकी सरकार बनी है तब से देश में सांप्रदायिक दंगे होने बंद हो गए। तो इनसे पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके राज में दंगा हो रहा है। और ये तो आपको कोई भी अधिकारी, हर्ष मंदर हो या विभूति नारायण राय हो, ये बता देंगे कि सरकार और प्रशासन की मर्जी के बगैर कोई दंगा कहीं नहीं हो सकता। तो ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के करा रही है, आपकी बात बिल्कुल सही है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। जी संदीप जी, मैं आप क्योंकि क्लोजिंग हुआ है, दर्शकों को भी याद दिला दूं, आज 3 साल हो गए उन शहीदों को जो गलवान वैली में उन्होंने शहादत दी थी, 20 जवानों ने। और 3 साल बाद आज सरकार का एक आज बड़ा कई न्यूज छपी हैं, बताया गया है कि वहां 2020 में प्री 220 15,000 जवान डिप्लॉयड थे, अब 50,000 जवान डिप्लॉयड हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक शब्द किसी ने नहीं लिखा है कि हमारी जमीन जो चीन ने ले ली है उसका क्या होगा। मैं इसलिए थोड़ा विषयांतर भी करता चल रहा हूं क्योंकि वो भी आज इंपॉर्टेंट है, 15 जून को अगर उनको याद करना भी जरूरी है। प्रोफेसर संदीप, आप तो विदेश, अभी अमेरिका इतना घूम के आए, राहुल गांधी ने वहां पे उठाई है इस बात को उठाया है कि चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है। आपको नहीं लगता क्या हम इसको भूल जाना चाहिए, या एज अ नेशनल इशू हमें इसको लगातार बोलते रहना चाहिए? ठीक है, मतलब हमारी जमीन तो उन्होंने कब्जा की ही है। जी आनंद जी, ये पहले तो ये बात कि भारत और चीन की सीमा पे कभी सैनिक मरते नहीं थे। मतलब जो युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद एक ऐसी स्थिति बन गई थी जिसमें वो कोई लिखित समझौता नहीं था, लेकिन ये था कि भारत और चीन के सैनिक आपस में गोली नहीं चलाएंगे, जैसा कि पाकिस्तान की सीमा पे कई बार होता है। तो किसी भी सैनिक की जान नहीं जाती थी इधर या उधर। वो आपस में धक्का मुक्की करते थे, कुश्ती लड़ते थे, पत्थर फेंकते थे, और गलवान में भी गोली नहीं चली है, वो पीट पीट के मारा गया है। तो एक ऐसी स्थिति जहां कभी हमारी दुश्मनी जरूर थी। चीन हमेशा भारत की जमीन पे वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अरुणाचल को वो अभी भी नहीं मानता है कि वो भारत का हिस्सा है। लद्दाख पे उसकी नज़र है।
नेपाल, सिक्किम, ये सब पे उसकी नज़र है, भूटान, तो ये 5 उंगलियां हैं उसकी, तो ऐसा वो कहते हैं। तो उनकी नज़र है, लेकिन ये है कि हम उनका सामना कर रहे थे और हमारे सैनिक भी बहादुरी से अपनी ज़मीन को बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन ये जो हुआ है जिसमें कि वहाँ के सैनिक और अंदर घुस आए हैं, और मुझे तो ये बात बड़ी मज़ेदार लगती है कि नरेंद्र मोदी जी इसको कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते। वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि चीन ने ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। और राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि जब आप चीन के किसी नेता या नौकरचार से पूछिए इसके बारे में, तो वो कहते हैं कि भाई हमने कहाँ किया है, देखिए आपका प्रधानमंत्री खुद ही बोल रहा है कि हमने कोई जमीन पे कब्जा नहीं किया है। मतलब आप सोचिए कितनी खतरनाक बात है ये, कि प्रधानमंत्री ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं चीन को कि चीन ने कोई कब्जा नहीं किया है किसी जमीन पे। तो चीन को क्यों डरने की जरूरत है, चीन कोई दबाव में क्यों आएगा। और ये तो बड़ा मजेदार दुश्मन है कि जो हमारे सैनिकों को मारता है और हम उसके साथ व्यापार बढ़ा लेते हैं। एक पाकिस्तान है जिसके साथ हमने सारा व्यापार बंद करके रखा हुआ है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं भैया सीमा खोल दो तो हमें सस्ता प्याज मिल जाए, हमें प्याज बहुत महंगा खरीदना पड़ रहा है बाजार से। तो पाकिस्तान के साथ आप व्यापार नहीं करना चाहते। और चीन, जिसके जो आपका तथाकथित दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान से, और उसके साथ आपका व्यापार बढ़ गया गलवान के बाद, आप उसके साथ मिलके एक बैंक चला रहे हैं। तो ये तो बात समझ में नहीं आती कि, और इस भारत चीन के व्यापार में किसका फायदा ज्यादा है ये सबको मालूम है, क्योंकि हम तो चीन के लिए बाजार हैं, वो अपना सारा सामान बना बना के हमारे बाजार में बेच रहा है। मतलब भारत चाहता तो यही लाभ पाकिस्तान में ले सकता था, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत भारत की अर्थव्यवस्था है, लेकिन पता नहीं उसके साथ हमने सारा व्यापार बंद कर रखा है। और ये बड़े दुश्मन के साथ हम व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, और हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे इसको अपनी मजबूरी बताते हैं कि चीन के साथ तो हमें व्यापार करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि वो एक आर्थिक शक्ति बन गया है। चीन से हम सीखना कुछ नहीं चाहते। और जिस तरह से पिछले 20-30 सालों में उसने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, एक समय भारत और चीन की सामाजिक आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी थी, जितनी गरीबी यहाँ थी उतनी ही वहाँ पे भी थी। लेकिन कुछ नीतियाँ अपना के चीन ने अपने नागरिकों को कम से कम मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई हैं। वहाँ सबको शिक्षा मिल रही है, वहाँ सबके लिए इलाज जो है वो सुलभ है। तो नागरिकों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल रही, लोगों को काम मिल रहा है। चीन ने अपनी जनसंख्या पे नियंत्रण कर लिया है, जिसकी वजह से भारत की जनसंख्या अब चीन से ज़्यादा हो गई है। लेकिन हम चीन से सीखने के बजाय हम इस बात को स्वीकार नहीं करने को तैयार हैं, और हम उसके दबाव में हैं, और उसके लिए हमको अमेरिका की मदद लेनी पड़ रही है कि भाई चीन का सामना हम कैसे करें। तो हर तरीके से जो ये चीन पे नीति है सरकार, ये लोग जो नेहरू को ये बताते हैं कि नेहरू की नीतियों की वजह से चीन ने इस देश पे हमला कर दिया, तो क्या नरेंद्र मोदी ने वही गलती नहीं की है कि आप शी जिनपिंग को आप वहाँ चेन्नई में झूले पे बैठा के जो है आप उनको झूला झुला रहे थे, उनको आप ले गए थे वहाँ पे अहमदाबाद में गांधी जी के आश्रम पे, और तमाम जगह उनको घुमा रहे थे। आप सोच रहे थे कि वो तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे नेहरू ने चीन के लोगों के बारे में कहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, वही काम तो नरेंद्र मोदी कर रहे थे। और जिस तरह से चीन ने नेहरू को धोखा दिया, उसी तरह से इनको भी धोखा दिया। तो ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है। और ये लेकिन एक विडंबना है कि ये सरकार चीन के सामने कमजोर महसूस करती है। चीन के साथ इनके लोग कहते हैं कि चीन के सामानों का बहिष्कार किया जाए, लेकिन ये सच है कि कंप्यूटर, मोबाइल, दवाएं, ये ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसमें आज भारत पूरी तरह से चीन के ऊपर निर्भर है।
बाकी तो जी। हम छोटे छोटे सामानों की बात ही ना करें। तो इससे कैसे निपटा जाए, ये भारत के वर्तमान नेतृत्व को बिल्कुल नहीं मालूम।